मोटरसाइकिल पर सवार जवान करेंगे सरहदों की निगरानी। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर पेट्रोलिंग हो रही और मजबूत। दुश्मन मुल्क के हर नापाक मंसूबे पर फिर फिरेगा पानी। जम्मू में लक्ष्य भेदने से जुटे देश के नामी तीरंदाज और 71वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। विभिन्न राज्यों और क्लबों से 42 टीमों ने लिया भाग। कटरा में ऑटो चालकों का धंधा हुआ ठप। सड़कों पर अवैध रूप से दौड़ रही निजी वैन। लंबी ताने सोई ट्रैफिक पुलिस और मूक दर्शक बना यातायात विभाग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू के साथ सटे सीमावर्ती इलाकों में अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज से बॉर्डर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज जवान 33 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं और ताकि सरहद पार से कोई गुस्ताखी ना हो पाए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मोटरसाइकिलों पर सवार जवानों को अपनी शुभकामनाओं के साथ सीमावर्ती इलाकों की ओर रवाना किया। इसके अलावा महिला पुलिस को भी 15 स्कूटियां मुहैया करवाई गई हैं जो शहर में महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों पर पैनी नजर रखेंगी। डीजीपी ने कहा है और बताया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और वो आए दिन आतंक फैलाने की साजिशें रचता रहता है। बॉर्डर पेट्रोलिंग पाकिस्तान के इरादों पर निस्तानाबूद करने में बेहद कारगर साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आतंकवाद में शामिल आतंकी जहां मारे जा रहे हैं वहीं कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान यार माइक आ रही सारे नीचे करो ना, आवाज तो आ रही है ना। बॉर्डर के इर्द गिर्द रहती है, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर हो, चाहे बॉर्डर से टनल बना करके इन्फिल्ट्रेशन करवाने की बात हो, दहशतगर्दों को उधर भेजने की बात हो, चाहे बॉर्डर के जरिए से ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और नारकोटिक्स को भेजने की बात हो। इसलिए बॉर्डर की सुरक्षा बहुत अहम विषय, बहुत अहम मुद्दा हमारे लिए रहता है। मुझे खुशी है कि आज बॉर्डर बेल्ट को पेट्रोलिंग के लिए जो सिविक कार्यक्रम जो CSR के तहत, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से जो बाइक्स दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर बाइक्स जो बॉर्डर के एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैं और उसके अलावा जो कुछ बाइक्स हैं वो सिटी की ग्रिड में जो महिलाओं के जो स्क्वाड है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आतंकी मौजूद हैं, आतंकी लोगों के आका जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं और उनके चलते इस तरह की जो एक्टिविटी बीच बीच में होती है। मगर खुशी की बात यह है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इंसिडेंट पूरे को निकाला बल्कि दहशतगर्दी में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई और बहुत सारे दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। देश भर के नामी तीरंदाज जम्मू में लक्ष्य भेदने में जुट गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर हल्के में तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि 71वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुआ और जो 30 मार्च तक संपन्न होगी। इसमें नामी तीरंदाज खिलाड़ी पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड विजेता दीपिका कुमारी, ओलंपियन आतानु दास और अर्जुना अवार्ड और ओलंपियन तरुणदीप राय समेत 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और क्लबों में 42 टीमें भाग ले रही हैं और चैंपियनशिप में नामी खिलाड़ियों के भाग लेने में तीरंदाजी खेल से जुड़े खिलाड़ियों के मनोबल को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन ने महिला और पुरुष वर्ग में 24 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की है और हर दिन प्रतियोगिता के बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन कर इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। तीरंदाजी स्पर्धा जो है वो करवाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि इस समय हम MS स्टेडियम जम्मू में हैं और बहुत बड़ा एक सेट जो है वो लगा हुआ है। 1000 से ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो इस स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। 42 टीमें हैं और उनके साथ कोच और कुछ और भी ऑफिसर हैं और आज से इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। 30 तारीख तक ये स्पर्धा जो है वो चलेगी। इसमें जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उनमें अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जो है वो किया है। इस स्पर्धा तीरंदाजी की जो स्पर्धा यहाँ पर हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर आर्चरी एसोसिएशन तो है ही, हमारे जो सहयोगी वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस स्पर्धा को सफल बनाने में अपनी तरफ से बतौर प्रेसिडेंट आर्चर एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से सब खिलाड़ियों का भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और जिन्होंने सहयोग किया उनका भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि आइए MS स्टेडियम में 30 तारीख तक ये स्पर्धा चलेगी, इसका आनंद भी लें और कुछ देखें सुने। धर्मनगरी कटरा में अवैध रूप से चल रही निजी वैन ऑटो चालकों के पेट पर लात मार रही है। बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ने वाली इस निजी वैन ने इस गौरख धंधे पर रोक लगाने के लिए ना तो यातायात विभाग और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कदम उठा रही है, जिससे ऑटो चालक फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। ऑटो चालक लंबी लंबी कतारों में लगकर सवारियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ऑटो चालकों ने प्रशासन पर इस गौरख धंधे पर रोक लगाने की मांग की है ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। सर, ये जो अवैध रूप से बैनें वगैरह चल रही हैं जिनके परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमें 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हमें यही परेशानी आ रही है सर कि हम काम नहीं कर पा रहे, सही ढंग से सवारी नहीं ले पा रहे हैं। वो बैंड वाले ले जाते हैं 300-300 के चक्कर। ये हमारी पूरी चेकिंग करते हैं, उनको कोई पूछताछ कुछ नहीं करता है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको पूछना चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए, उनकी परमिट वगैरह जो है उनको चेक करना चाहिए। जिन होटलों पे हैं वो चलनी चाहिए और जो नहीं है सर तो हमारा भी देखिए, आप खुद देखते हैं कितने दिन लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। ये हमारे को ये परेशानी आ रही है, हमारी ऑटो की लाइन इतनी दिन लंबी लगी रहती है, हमारे को सवारी नहीं मिलती है। ये कटरा की बैनें चल रही हैं जो इनके कोई परमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परमिट के बिना 300 का चक्कर लगाते हैं। ये ऑटो वालों को सवारी नहीं मिलती है, कार्ड दे देते हैं उनको। ये बोलना होटल की गाड़ी है, ये हम होटल में जा रहे हैं, 300 का फेरा लगाते हैं वो। ऑटो वालों को कोई सवारी नहीं मिलती है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है अभी भी और बैना भर भर के जा रही है नीचे से, इनको कोई पूछता नहीं है। हम सवारी बैठा के जाते हैं, हमारे को नाके पे रोक के चलान कर देते हैं। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हमारे को चलान हो रहे हैं। 2-2, 3-3 चलान गाड़ी में पड़े, पूरी गाड़ी में 3-3 चलान पड़े हुए हैं अभी भी। परेशानी आ रही है सर, हमारा तो 1-2 चक्कर लगते हैं सिर्फ। हम 105 का फेरा लगाते हैं, बैंड 6-7-10 सवारियां बढ़ा के 300 का फेरा लगाती है। हम 3 सवारी लेके जाते हैं 105 में, हमारे को वो भी नहीं लेने देते। जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में मौजूदा समय में जारी नहरों की साफ सफाई का काम विवादों में घिर गया है। जम्मू में बैसाखी के पर्व पर कुछ दिन पहले नहरों में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन लोगों की माने तो जिस तरह से नहरों को सफाई करने का काम किया जा रहा है वह उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। बिश्नहा इलाके में भी सिंचाई विभाग की ओर से ये काम शुरू करवा दिया गया है, जिससे लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और संबंधित अधिकारी भी कार्यालयों से नदारत रहने पर लोगों में रोष देखा जा रहा है। आज की जो इन्होंने नहरों की सफाई करी है, नहरों की सफाई करी इन्होंने, बाकी कस्बे का इन्होंने देखी हालात देखी, रोड का टोटली सारे रोड जो है वो गंदे हो गए इनकी सफाई के कारण। तो मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा तवज्जो दें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जो ऐसे कार्य आप कर रहे हैं ये इससे कोई हल होने वाला कुछ है नहीं।
और ये पानी भी मुझे लग रहा है ये बिश्नाह से आगे नहीं जाएगा, इसका लास्ट एंड जो है बिश्नाह तक ही है, इसके आगे जाने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 40-50 गाँव जो है वो इसी नहर पे निर्भर है, उनका सबका भविष्य खत्म ही है। अब इरिगेशन लैंड है लोगों की, यहाँ पे हाई इरिगेशन लैंड है और मुझे लग नहीं रहा कि अब इसके भरोसे इरिगेशन लैंड चलने वाली है, क्योंकि इसको पूरा पक्का किया जाए, अच्छी तरीके से कर जाए। ये तो खाली खाना पूर्ति हो रही है कि इसको निकाल के साइड में रखेंगे, थोड़े दिन के बाद ये दोबारा यही सामान सब बीच में चला जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से ये मांग करता हूँ कि इसको अगर निकालना है तो सही तरीके से निकालो, अदरवाइज इसको बंद कर दो। ये तो सीवरेज नाला बना दिया है आपने, तो प्रोजेक्शनें हम देते रहते हैं लेकिन सुनवाई होती नहीं। कम से कम जो टोन में एरिया पड़ता है 1 किलोमीटर जो बिश्नाह टोन में पोर्शन है इस नहर का, उसको पक्का करना चाहिए। म्यूनसिपलिटी को भी देखना चाहिए, इतनी गंदगी बढ़ी हुई है, ये नहर डिपार्टमेंट का भी तो कसूर है, उसके बाद साथ म्यूनसिपलिटी का भी कसूर है। देखिए नहर के दोनों किनारे पे गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, इतना भी जो इसमें लिफाफा और जो जूता पेड़ इसमें पड़ी हुई है, जब पानी पीछे से फ्लो आएगा तो एकदम जाके सैफन में फंस जाएगा, सैफन फिर से ब्लॉक हो जाएगा, तो आगे पानी तो जाएगा नहीं। स्वास्थ्य विभाग में तैनात फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने उन्हें पिछले 4 महीनों का वेतन न दिए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकार कोविड के दौर में उनके द्वारा दी गई सेवाओं को भी भूल चुकी है और अब उनका वेतन भी बंद कर दिया गया है। फीमेल मल्टीपर्पज वर्करों ने वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान नीलम कुमारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार की इसी अनदेखी के विरोध में जम्मू में 5 अप्रैल को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है और ताकि सरकार को जगाया जा सके। फिर मजबूर हो गए हैं कि 4-4 महीने से हमारी सैलरी बंद है। जितनी भी सेंटर से स्टेट से स्कीम लॉन्च होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पर चलाने वाली हम फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर हैं। अभी कोविड के दौरान हमने इतना मेहनत से काम किया, कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, इंसेंटिव दिए, लेकिन हमें ये क्रेडिट मिला कि हमारी सैलरी बंद। हम मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नर साहब को, एडिशनल सेक्रेटरी साहब को कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी रिलीज की जाए, नहीं तो हम 5 अप्रैल को एक सख्त कदम उठाने जा रहे हैं, हम धरना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी हमारी सर्विस ना मिलने पर पब्लिक सफर हो उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार हो। परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से किए जाने की मांग को लेकर जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों ने आज कक्षाओं का बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया है। इन बच्चों के मुताबिक कोविड के दौर में उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से हुई थी, लिहाजा उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो कुछ कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरा नाम साहिल रैना है। तो सर हमारी क्लासेस ऑनलाइन लगी है तो हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए सर, हमारी यही डिमांड है। और जो अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते तो हमें सर स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना पड़ेगा इसके खिलाफ। सर बाकी यूनिवर्सिटी उन्होंने भी ऑर्डर निकाले, उन बच्चों ने भी वो किया, तो सर प्रदर्शन किया था और उनके भी हुए थे, ऑनलाइन हुए थे। और जो हमारे कॉलेज के 3rd और 5th सेमेस्टर है तो उनके भी सर फिर उनकी बारी भी सर कोरोना चल रहा था तो हमारी बारी भी चल रहा था, तो उनके ऑनलाइन हो रहे, हमारे क्यों नहीं हो रहे फिर? तो हमारे एग्जाम भी सर ऑनलाइन होने चाहिए, बस इतनी डिमांड है हमारी। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ इकाई सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज यूथ इकाई ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया है कि सरकार सदन में किए गए वादों को भी भुला चुकी है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेटहुड को लेके है, बड़ी शर्म की बात है कि जो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के बातें की जाती हैं पर अफसोस उस चीज को लागू नहीं किया जाता। हमारा युवा जो है इस टाइम सड़कों पर है। इन गूंगी बैरी सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर कर उनको सड़कों पर तड़पने के लिए रखा हुआ है। हम आज अपने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं और ये उनको बोलना चाहते हैं कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए, जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है वापस दिया जाए।
कॉलेजों के बच्चों को विरासत से संरक्षण के प्रति जागरूक करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए जम्मू में आज एक वर्कशॉप की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित 2 दिवसीय इस वर्कशॉप का आयोजन इंटेक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा संस्थानों में हेरिटेज क्लब खोलने पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। उन्होंने ये बच्चों में हमारा टास्क है वो है यंग पीपल उनमें अवेयरनेस लाना कि वो अपने हेरिटेज को किस तरह वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें यही जो वैल्यू है वो कैसे उन्होंने ये बच्चों में लाना है, what kind of training they need to give children and what kind of values they can inculcate through जो tangible heritage जम्मू का है और जम्मू का जो intangible heritage है वो कैसे वो resource use कर सकते हैं to increase heritage protection। सरनकोट के वार्ड नंबर 11 में स्थानीय लोगों ने चोरी के प्रयास को विफल करते हुए चोर को रंगे हाथों दबोच लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने जब देखा कि एक चोर छत से सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने इसे दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। स्थानीय लोगों ने एसएसपी पुंछ से अपील की है कि पकड़े गए चोर के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। तो तहज्जुद की नमाज में पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, मैं जिक्र कर रहा था, तो मुझे आवाज़ आई, मैडम मनीबा जी मुझे बुलाने लगे, मेरी मिसेज का नाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस तरह कोई चोर पकड़ा है इधर पीछे तायर के मकान में, तो चोर पकड़ा है। तो मैं वहाँ से मैं भी फटाफट में निकला, मैंने जिस तरीके से मैं निकल के आया, बाहर में आया, यहाँ पर पहुँचा। ये मेरी बच्ची का मकान है इधर, ये मेरे भाई का अहमद रज़ा का है साथ में मकान। तो जिस वक्त मैं इधर पहुँचा तो इस वक्त इन्होंने ये एक आदमी को पकड़ा, ये पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि वो जो इन्होंने बताया कि ये एक आदमी इस तायर के मकान से ऊपर से आया, उसको आवाज़ आई अंदर छत से ऊपर, बच्ची मेरी कह रही थी कि ऊपर से आवाज़ आई कि ये चलने की आवाज़ आई। तो मैंने उस तायर साहब को कहा कि कोई चलता है। वो निकले बाहर। तोड़ते किस चीज़ से ताला? वो बाहर निकला ना जुई, तो कहते हैं जैसे ये आपको इन्होंने बताया भी होगा, तो वो निकला बाहर जुई, तो फिर देखा इस लेंटर पे आया हुआ, यहाँ से पकड़ा। फिर अहमद को भी तकरीबन 4:30 की बात है कि एक आदमी यहाँ से ऊपर से आया और सीधा आ गया, इस घर में आकर घुस गया। और 2 हफ्ते पहले यहाँ से एक बैटरी भी चली गई और 5 किलोवाट का भी एक ट्रांसफार्मर भी चला गया। तो उसी के पीछे इन्वर्टर रह गया था। अब इन्वर्टर के लिए ये आदमी आ गया और सीधा ऊपर से आया नीचे और इन्वर्टर उठाया, और इन्वर्टर उठाकर और सीधा यहाँ से इसने नीचे रखा, वो भी रस्सी के जरिए यहाँ से यहाँ रखा इसने। और इतने में ये थे तायर मास्टर तायर साहब, इन्होंने क्या किया कि इनको पता चल गया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे आदमी इनके घर में कोई घुस गया है तो आ जाओ। जब तक मैं भी इधर से निकलता अब ये जा ही रहा था तो हमने पकड़ लिया। तो छत पे हमने जाकर पकड़ ही लिया इसको, और फिर इसको किस चीज़ से ये तोड़ते हैं? तोड़ते किस चीज़ से ये ताला? एक बहुत ही अच्छी राड है और वो पता नहीं कहाँ की राड है, वो हमने दे दी है पुलिस वालों को हमने दे दी है वो राड भी, और हमने फ़ोन भी ले लिया। और फ़ोन एक आदमी इसका फ़ोन कर रहा था पीछे से, क्या काम हो गया है। मैंने कहा उसको फ़ोन मेरे पास था, मैंने कहा हो गया बस, उसने बंद कर दिया कि शायद। बड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक में पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि महिला सहित 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार ये लोग इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने इन्हें रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा होकर जम्मू कश्मीर में भी लोग सख्ते में आ गए हैं। खासतौर पर गरीब व मध्यम वर्ग का तबका सरकार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहा है। इस महंगाई पर क्या कुछ कहना है आम जनता का, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आए दिनों महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है। सरकार की तरफ से जो आज सरकार ने 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं और घरेलू जो गैस है 50 रुपये उसके बढ़ाए गए हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई लोगों के ऊपर जो अपनी कमर तोड़ महंगाई है, इससे लोगों को त्राही मच रही है। और दूसरा तो देखा जाए तो समाज में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, रोजगार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर सरकार किस लिहाजा से, किस पैमाने से इस महंगाई को बढ़ा रही है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या लोगों के सिर पे चल रही है, क्या लोगों के पैसे से चल रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि लोग पहले ही महंगाई की मार से जो परेशान हैं, इतना जो खाने वाली चीज़ें कितनी महंगी हैं, तेल खाने वाला कितना महंगा है और सब्जियां कितनी महंगी हैं, दालें कितनी महंगी हैं, घर की रसोई नहीं चल रही। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आए दिन रोज कोई ना कोई चीज़ और इसके इजाफा किया होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है बड़े क्रूशियल हैं। आम जनता जो है उसकी जेब के ऊपर ये सारा बोझ पड़ेगा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करते हो, इलेक्शनें करवाते हो, सरकारें बनाते हो, ये अपने लिए बनाते हो आप सरकारें, जनता के लिए क्या कर रहे हो आप? जनता को आप महंगाई के बोझ के तले दबा रहे हैं उसको। आज पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं, जो कंज्यूमर जो आइटम्स जो हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसका सारा जो बोझ है वो उसके ऊपर पड़ेगा। आप जानते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि अगर 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, तो ये सारा बजट जो है गड़बड़ा जाएगा। जो हमारी माता बहनें जो हैं वो परेशानी में आ जाएंगी। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में आप कैसे अपना सिस्टम चला सकते हो आप? तो इसलिए मैं ये सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें। देखें कि आम जनता जो है वो आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो जाए। कि पहले सिलेंडर 950 का था, अब 1000 कुछ का हो गया। तो हमारी सरकार को देखना चाहिए कि सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब, तो सब मिडिल क्लास लोगों को देख के ही हमें करना चाहिए गैस। नहीं तो इतनी महंगी करने का क्या फ़ायदा कि अगर लोग खा ही नहीं पाए कुछ। तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो, अब जो गरीब लोग हैं, जिसकी दिहाड़ीदार है, वो अपना सिलेंडर किस प्रकार से ले सकता है। जो 950 वो भी निकालने मुश्किल थे, लेकिन अब और ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। अब तो वो सिस्टम भी नहीं है कि लकड़ी वगैरह से घर चूल्हे जलाए जाते थे, लगता है कि वही टाइम दोबारा आ जाएगा अब लकड़ियों का ही, क्योंकि सिलेंडर तो पहुंच के बाहर हो गया है हर एक गरीब के। अब गरीब को नामुमकिन है ये सिलेंडर लेने के लिए, उसको बेचारे को पहले 1000 रुपया जोड़ना पड़ेगा अपने पास, तो फिर वो सिलेंडर ले सकता है। वो अगर इतने अच्छे काम कर रही है हर प्रकार से हर जगह, तो उनको जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी सोचना चाहिए। उनके लिए कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि ये सिलेंडर भी उनको मतलब कि पहुँच के बाहर ना हो। वहीं जम्मू के थोक और खुदरा व्यापारियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर खाने पीने के सामान पर भी पड़ेगा। इन लोगों के मुताबिक पहले ही खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से एक बार फिर सभी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। ऐसा है कि ये थोक के ऊपर नहीं बढ़ा, ये सब चीज़ों के ऊपर बढ़ा है। लेकिन जो लोग माल बाहर से मंगवाते हैं उनमें किराए की बढ़ोतरी होगी लाजमी। वो जब एक ट्रक ओनर जो मालिक है वो उसका डीजल का रेट ज़्यादा दे रहा है, तो जाहिर है वो आगे किराए बढ़ा के लेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 2-3 साल से हमारी हालत चल रही है व्यापार की, चाहे वो खुदरा व्यापार है, चाहे वो होलसेल व्यापार है, चाहे वो ऊपर के लेवल का व्यापार भी है, सबको तकलीफ रही है। और मैं समझता हूँ कि इस ऐसे मौके के ऊपर जब थोड़ा सा आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस तकलीफ से, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए, इसको ना बढ़ने दिया जाए, ताकि कोई ये असर किसी थोक वाले के ऊपर नहीं है सिर्फ सीधा, ये असर सीधा किसी छोटे दुकानदार के ऊपर नहीं है
ये जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये सीधा असर उनके ऊपर नहीं है, अल्टीमेटली ये जो इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका जो असर है वो कंज्यूमर के ऊपर है। डीजल बढ़ गया है। मैं समझता हूँ देखना ये है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से जब से शुरू हुई है और क्रूड ऑयल के जो रेट हैं 40% के तकरीबन बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब सरकार को ये देखना है कि उस पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ाती हैं और इसका असर आम आदमी के ऊपर कितना डालने वाली है सरकार। महत्वपूर्ण ये बात है। अभी कल का जो घोषणा की है 25 रुपये लीटर जो है इंटरनेशनल जो होलसेलर पर जो लागू किया है डीजल, जो बड़े बड़े कारखाने डीजलों से चलते हैं, उत्पादन जो है मैन्युफैक्चरिंग हम जो है वहाँ चलते हैं, इसका असर जो है मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।